नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों 18 सितंबर को सीजी टेट का एग्जाम होना है, तो समय बहुत कम है। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सीजी टेट में 2 पेपर होने हैं। पेपर पहला जो होगा ये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के अध्यापन पात्रता हेतु होगा, जिसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ्स के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं दूसरे पेपर की बात करूं तो दूसरा पेपर जो होगा ये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के अध्यापन पात्रता हेतु होगा। यहां पे भी कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ्स के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैथ्स का बहुत बड़ा वेटेज है, जिसको ध्यान में रखकर आज का ये वीडियो बनाया गया है। आज के इस वीडियो में मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपका उस चैप्टर से संबंधित कंसेप्ट भी क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए लाइव क्लासेस प्रारंभ कर दी गई हैं, जो कि 1 सितंबर से प्रारंभ हो चुकी हैं। इस बैच की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आपको प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्रत्येक क्लास का, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आपको अगर कोई डाउट आता है या फिर किसी कारणवश आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो आप रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो आपको दिया जाएगा। प्रत्येक क्लास का पीडीएफ भी उपलब्ध किया जा रहा है, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। जो भी पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा संपूर्ण सिलेबस का कवरेज है। सहायक शिक्षक और शिक्षक के पदों हेतु जो भी सिलेबस है, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सिलेबस को कवर किया जा रहा है। साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। न्यूनतम फीस है, विशेष ऑफर के तहत 4500 रुपए फीस रखा गया है। लगभग 5 से 6 महीने तक ये बैच संचालित होगा, जिसमें संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाएगा। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए इस बैच को, तो जरूर ज्वाइन करें। आपकी क्लासेस जो छूट गई हैं वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मतलब आप जो क्लासेस छूटी हैं वो क्लासेस देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एक और जानकारी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए ही है, ऑफलाइन बैच भी बहुत जल्द ही रायपुर ब्रांच में आरंभ होने वाला है। इसके अलावा उड़ान की जो और ब्रांचेस हैं उसमें भी क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न है आज का, तो पहला प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, समझते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है वो 3:2 है। यदि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, आपको यहाँ पे चाल दे दिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो पार्क का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। तो पार्क का क्षेत्रफल पूछा है, वर्ग मीटर में क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये प्रश्न। तो बोल क्या रहा है, आयताकार पार्क है। अब आयत क्या होता है, तो आपको पता है आयत क्या होता है, चतुर्भुज का एक प्रकार होता है। चतुर्भुज का, चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति जिसमें 4 कोण भी होते हैं। तो चतुर्भुज का एक प्रकार होता है आयत। आयत क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, आयत मतलब ये हो जाएगा आमने सामने की भुजा बराबर। चतुर्भुज का एक प्रकार तो है और आमने सामने की भुजा बराबर, मतलब ये ए है तो ये ए हो जाएगा, ये बी है तो ये बी हो जाएगा। एक और खास बात, चारों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के।
तो आयत के बारे में पहली बात आपने क्या समझी, चतुर्भुज का एक प्रकार है। दूसरी बात आपने क्या समझी, आमने सामने की भुजा बराबर। और तीसरी और खास बात, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये देखिए, ये चारों कोण जो हैं ये 90 डिग्री के होते हैं, ये खास बात है। अब बोल क्या रहा है, लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात आपको दिया है 3:2। तो यहां से ना तो आप लंबाई बता सकते हैं एग्जैक्ट कितनी होगी, ना ही चौड़ाई बता सकते हैं। अनुपात दिया है, लंबाई और चौड़ाई जो भी थी उसको सिंप्लीफाई करने पर अनुपात कितना आया है, 3:2 ये दिया है। तो मैं यहां से मान लेता हूं लंबाई कितना, 3 के। ये देखिए, लंबाई मतलब a बोल दिया, लंबाई को मैं मान लिया 3 के, चौड़ाई को b बोल दिया, चौड़ाई कितनी मान लिया, 2 के। लंबाई और चौड़ाई मान लिया। अब बोल क्या रहा है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क की सीमा पर साइकिल चलाकर 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। अब एक बात समझिए, पार्क की सीमा पर साइकिल चला रहा है, सीमा मतलब ये देखिए इसकी बात कर रहा है, यहां पे वो साइकिल चला रहा है पार्क की सीमा पर। चाल आपको दिया है, कितना है चाल, देखिए चाल आपको दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने मिनट में, तो आपको दिया है समय भी, समय कितना दिया है, तो समय आपको दिया है कितना, 8 मिनट। 8 मिनट में एक चक्कर पूरा कर देता है। तो बोल क्या रहा है, आपको पार्क का क्षेत्रफल पूछा है। अब पार्क का क्षेत्रफल पहले ये ज्ञात कर लो कि पार्क का क्षेत्रफल होता क्या है, a इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो भाई मेरे को k चाहिए तभी तो a और b मिलेगा, k चाहिए तभी तो a और b मिलेगा। तो k को निकालने के लिए ये इंफॉर्मेशन मेरे को दी गई है। अब एक बात समझो, चाल और समय पता है तो आप क्या बता पाओगे, दूरी बता दोगे क्या। चाल और समय अगर आपको पता है तो आप क्या बता दोगे, दूरी बता दोगे, आसानी से बता पाओगे दूरी। चाल और समय पता है तो दूरी बता दोगे। और ये दूरी क्या होगी, तो ये दूरी होगी आयत का परिमाप, पेरीमीटर। क्योंकि सीमा पर साइकिल चला रहा है, ये सीमा मतलब क्या, परिमाप, परि मतलब बाहर, बाहर का माप। ये जो बोल रहा है कि पार्क की सीमा पर साइकिल चला रहा है, वो पार्क की सीमा क्या है, तो परिमाप है। मतलब जो दूरी आप निकालोगे वो दूरी क्या होगी, परिमाप होगी। और परिमाप अगर मिल गया तो परिमाप मिल गया तो आप के बता दोगे, और के बता दोगे तो आप क्षेत्रफल बता दोगे। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, तो आपको पहले दूरी बतानी पड़ेगी, वही दूरी क्या होगी, परिमाप। जो आप दूरी बता रहे हैं वो दूरी क्या है, ये देखिए, ये आप बता रहे हैं दूरी, एक चक्कर, ये पूरा चक्कर मतलब क्या, परिमाप। तो दूरी क्या होता है, तो आपको पता है दूरी होता है चाल इंटू समय, दूरी होता है चाल इंटू समय। चाल बराबर दूरी बटा समय से दूरी क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। अब चाल कितना है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 से गुणा करके। क्या किया मैंने, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। भाई किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करूंगा, और घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से गुणा करूंगा। इसको कट करूंगा तो 5/18 ही आता है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 1000 से गुणा करके, घंटे को सेकंड में कन्वर्ट किया 3600 से गुणा करके, 1000/3600 मतलब 5/18 होता है। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया चाल को मीटर प्रति सेकंड में, और समय कितना दिया है, 8 मिनट। 8 मिनट को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, सेकंड में। तो 8 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 60 से गुणा कर दिया। तो चाल मीटर पर सेकंड में और समय सेकंड में, तो यहां से दूरी किसमें निकलेगा, तो यहां से दूरी निकलेगा किसमें, मीटर में। निकालते हैं कितना आएगा, देखिए सिंप्लीफाई करिए, 6 से कट कर दीजिए, 6 त्रिका 18, 6 दूनी 12, 3 से कट करिए कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो 2 गुणा 5 गुणा 8 गुणा 20 कितना आ गया, 5 दूनी 10, 20 अठे 160, कितना हो जाएगा, 1600 मीटर हो गया दूरी। मतलब परिमाप कितना मिल गया आपको, 1600 मीटर। परिमाप आपको 1600 मीटर मिल चुका है। मतलब ये देखिए, ये सीमा की लंबाई, मतलब परिमाप मिल गया 1600 मीटर। और आपको पता है कि परिमाप होता कितना है, परिमाप आपको मिल चुका है 1600, और परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है परिमाप। तो लंबाई को आपने कितना माना है, 3 के, और चौड़ाई को कितना माना है, 2 के। ये देखिए कितना हो गया, 1600,
कितना आ जाएगा, 3 और 2 5, 5 के, तो यहां से 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो के का वैल्यू 1600 बटा 5 दूनी 10, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। के का वैल्यू आया 160, समझ आ रहा है। परिमाप दिया 1600 तो के मिल गया 160। अब के 160 मिल गया तो लंबाई मिल गया 3 इंटू 160, कितना आ गया 480, और 2 इंटू 160 कितना आ गया 320। लंबाई मिल गया 480 और चौड़ाई मिल गया 320, तो क्षेत्रफल बता दीजिए दोनों का मल्टीप्लाई करके। तो लंबाई 480 है, चौड़ाई 320 है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 480 इंटू 320। ये देखिए 32 और 48 का गुणा करिए, 2 अठे 16, 2 चौको 8 और 1 9, 3 अठे 24, 3 चौको 12 और 2 14, 6 9 और 4 13, 4 और 1 5 और 1 2 जीरो लगा दीजिए। ये देखिए ये आएगा 15,3600। देखिए तो ऑप्शन में है क्या 15,3600, ये रहा 15,3600। अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था उसमें त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, और यहाँ पे क्या किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आयत से संबंधित प्रश्न पूछा है। तो पिछले वीडियो में त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और यहाँ पे आयत से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो एक बार वापस से मैं बता देता हूं क्या क्या किया है मैंने। तो सबसे पहले चाल दिया था, समय दिया था, मतलब ये पूरा चक्कर मारने में चाल कितना है और समय कितना है। तो आपने दूरी बताया 1600 मीटर। मीटर में क्यों बताया, क्योंकि आंसर वो मीटर में ही चाहता था। तो मैंने क्या किया, इसको मीटर पर सेकंड में और इसको सेकंड में कन्वर्ट किया। सेकंड सेकंड कटेगा तो दूरी किस में आएगा, मीटर में। चाल इंटू समय, चाल कितना 12, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, समय को सेकंड में कन्वर्ट किया, बैलेंस होना चाहिए। तो दूरी मिला मीटर में, यही दूरी क्या है, परिमाप। तो परिमाप कितना है 1600। अब परिमाप होता क्या है, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप मतलब बाहर का माप, a प्लस बी ए प्लस बी, तो 2a प्लस 2b, 2 को बाहर निकाला तो a प्लस बी। a का वैल्यू 3 के, b का वैल्यू 2 के, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 के, तो 5 दूनी 10, तो के मिल गया 160। के मिला तो लंबाई मिल गया और चौड़ाई मिल गया। लंबाई और चौड़ाई मिल गया तो आप क्षेत्रफल बता दिए। ये देखिए 1,53,600 वर्ग मीटर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए क्या पूछा है, 450 रुपए राशि प्राप्त, 450 रुपए राशि पर 4.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 81 रुपए प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा। सिंपल सा प्रश्न है, आपको बोल रहा है 450 रुपए की धनराशि पर 4.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज 81 रुपए प्राप्त करना है, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। 450 रुपए की राशि पर 4.5% की दर पर साधारण ब्याज 81 रुपए प्राप्त करना है, तो कितना समय लगेगा। तो साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मूला होता है, जो ब्याज का फॉर्मूला वही साधारण ब्याज का फॉर्मूला, क्योंकि साधारण ब्याज में मूलधन हमेशा सेम होता है। तो मूलधन कितना है 450, दर कितना है 4.5, समय आपको निकालना है t बोल दिया डिवाइड बाई 100, और साधारण ब्याज कितना बोल रहा है 81। सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, t का वैल्यू 81 गुणा 10 बटा 45 गुणा 4.5। ये 10 आ गया गुणा में, ये 45 भाग में, ये 4.5 भी भाग में। अब अगर दिक्कत हो रहा है कि सर ये 45 तो ठीक है, लेकिन 4.5 को भी 45 ही लिख दो ना, और ऊपर एक 10 बढ़ा दिए। इसको मैं लिख दिया 45, लेकिन दशमलव हटाए तो ऊपर में एक 10 बढ़ गया। कट करो, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 9 81, फिर 9 से 9 कैंसिल, कितना आ गया 4। तो एग्जैक्ट 4 आ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 4 वर्ष। 4 से 5 नहीं होगा, एग्जैक्ट 4 वर्ष में आप 450 रुपए पर 4.5% की दर से साधारण ब्याज 21 रुपए प्राप्त करेंगे। तो आसान सा प्रश्न है, इसमें दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। आपको पता होगा सीजी टेट में
2D 3D यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्षेत्रमिति और आयतन से। तो देख सकते हैं 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार के ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं? सिंपल सी बात बोल रहा है, एक बड़े घन को पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाने हैं, या एक बड़े घनाभ को पिघला के छोटे छोटे घन बनाने हैं, एक बड़े बेलन को पिघला के छोटे छोटे घन बनाने हैं, एक बड़े घनाभ को पिघलाया है इस प्रश्न में और छोटे छोटे घन बना रहा है। किसी भी बड़ी आकृति को पिघला के छोटी छोटी आकृति बनाना है तो आयतन को बराबर करना है आपको। जैसे मान लो बेलन को पिघला के छोटे छोटे घन बना रहा है, तो इस बेलन का जो आयतन होगा ये सभी घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। मान लो शंकु को पिघला के छोटे छोटे घन बना रहा है, तो शंकु का जो आयतन होगा ये छोटे छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। एक घनाभ को पिघला के छोटे छोटे घन बना रहा है, तो घनाभ का जो आयतन होगा वो इस छोटे छोटे घनों के आयतनों के योग के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ये देखो, ये एक बड़ा घनाभ है, समझना, प्रश्न को छोड़ो, पहले जो समझा रहा हूं उसको समझो। ये मान लो एक घनाभ है, अपने मन से कुछ भी ले रहा हूं, ये 10 है, ये 12 है और ये 14 है। ये 10, ये 12, ये 14, ठीक। इसको पिघला दिया, पिघलाया मतलब जितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है वही मटेरियल तो पिघल के आएगा मेरे पास में। अब इसको पिघला के मान लो मैं छोटे छोटे 3 ही घन बना पा रहा हूं। एक घन है, आपको भुजा यहाँ पे छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको इग्नोर करना, एक घन है ऐसा मान के चलना। 3 ही घन बना पा रहा हूं, 3, समझेंगे। अपने मन से डेटा ले रहा हूं, कंफ्यूज मत होना कि सर एग्जैक्ट डेटा लो, मैं अपने मन से डेटा ले रहा हूं। मान लो 3 ही घन बना पा रहा हूं, ये है ए, ये है ए और ये है ए, इसमें भी ए और ए और ए। तो आपको पता होगा घन जो होता है उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है, बराबर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ए होती है, जबकि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। मैं बोला एक बड़ा घनाभ था जिसकी विमाएं पता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको 3 छोटे छोटे घनों में बदल दिया मैं, समझ आ रहा, 3 छोटे छोटे घन बना दिया हूं। ये बड़े घनाभ से मैंने 3 छोटे छोटे घन बनाए हैं। इसका मतलब ये जो घनाभ का आयतन होगा, घनाभ का जो वॉल्यूम होगा, ये इन तीनों घनों के आयतन के योग के बराबर होगा। जितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है उतना ही मटेरियल इन तीनों में यूज हुआ है। मतलब मैं यहां पे क्या बोलूंगा, घनाभ का जो आयतन होगा, ये देखिए घनाभ का जो आयतन होगा वो इन तीनों के आयतनों के योग के बराबर। तो पहले वाले का आयतन a इंटू ए, दूसरे वाले का आयतन a इंटू ए और तीसरे वाले का आयतन a इंटू ए। ये देखिए ऐसा कुछ होगा, a इंटू ए, a इंटू ए, क्योंकि आयतन आपको पता है क्या होता है, a इंटू ए होता है। अच्छा मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ये तो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 इंटू ए। अगर 3 घन बना रहा हूं तो 3 बार आयतन को जोड़ने से अच्छा है 3 का गुणा कर दूंगा एक ही बार आयतन लिख के। अगर 10 घन बनाता तो 10 बार आयतन को जोड़ने से अच्छा है 10 इंटू 1 का आयतन लिख देता मैं। अगर 20 छोटे छोटे घन बनाता तो 20 बार जोड़ने से अच्छा है मैं क्या करता, 20 इंटू 1 घन का आयतन लिख देता। तो उसी प्रकार अब प्रश्न में आ जाओ, बोल क्या रहा है, 24 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक घनाभ को पिघलाया जाता है और 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन बनाए जाते हैं। कितने घन बना सकते हो, तो आप क्या बोलेंगे, घनाभ का आयतन। ये देखो घनाभ का आयतन कितने बना सकते हो पता ही नहीं मेरे को, तो मैं मान लिया n छोटे छोटे घन बना सकता हूं। कितनी सेंटीमीटर भुजा वाले, 3, n छोटे छोटे घन बना सकता हूं। तो अब इन n घनों का आयतनों का योग करने से अच्छा है मैं क्या लिखूंगा, n बार आयतन को जोड़ने से अच्छा है n इंटू 1 घन का आयतन। यहां से n निकाल दो, ये देखो कितना आसान हो गया। एग्जाम में तो इतना करना है, मैं तो केवल आपको सिखाने के लिए इतना डिटेल में बता रहा हूं। 3 अट्ठे 24,
3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 8 अट्ठे 64। ये देखिए 64 आ गया। ये तो मैं समझाया था कि 3 बार आयतन को जोड़ोगे तो 3 इंटू 1 बार आयतन लिख दो, 10 बार आयतन को जोड़ोगे तो 10 इंटू 1 बार आयतन लिख दो। तो n बार आयतन को जोड़ोगे तो n इंटू 1 बार आयतन लिख दो। जितना मटेरियल ये वाले में यूज हुआ है उतना ही मटेरियल इन तीनों में यूज हुआ है। तो आयतन बराबर होगा इन तीनों का टोटल आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। तो 3 बार आयतन को जोड़ने से अच्छा है 1 बार आयतन लिखो और 3 का गुणा कर दो। तो कितने घन बना रहा हूं पता ही नहीं है मेरे को, तो मैं बोला n घन बना रहा हूं, तो n बार जोड़ूंगा आयतन को, इससे अच्छा है मैं n इंटू 1 बार आयतन को लिख दिया। 2 को 6 बार जोड़ने से अच्छा क्या है, ये देखो 2 को 6 बार जोड़ने से अच्छा क्या है, 2 इंटू 6 लिखना। उसीलिए मैंने आयतन को n बार जोड़ने से अच्छा है n इंटू 1 बार आयतन लिख दिया। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला देखो, अगला प्रश्न आ गया है लाभ हानि का। ठीक, अगला प्रश्न है लाभ हानि का। एक वस्तु जब 5% के लाभ पर बेची जाती है तो 5% की हानि पर बेचे जाने से 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। क्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान है, फॉर्मूला याद नहीं करना है। आपको बोल क्या रहा है, मान लो क्रय मूल्य x है, इसको 5% लाभ पर बेचे हैं आप और 5% हानि पर बेचे हैं। 5% लाभ पर और 5% हानि पर बेचे हैं। एक वस्तु है जिसका क्रय मूल्य x है, तो 5% लाभ का मतलब क्या हुआ, क्रय मूल्य पे 5% का वृद्धि करके बेचे हैं। 5% हानि का मतलब क्रय मूल्य में 5% का कमी करके बेचे हैं। सिंपल सी बात है ना। लाभ का मतलब होता है वृद्धि। 100 रुपया में पेन को खरीद के लाया, 20% लाभ लेके बेच दिया, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, 100 रुपया में 20% का वृद्धि कर रहा हूं। तो x रुपया में खरीद के लाया सामान को, 5% लाभ पर बेचा तो सामान बिकेगा कितने में, x का 105% में सामान बिकेगा। और 5% हानि पर बेचा तो सामान बिकेगा कितने में, x का 95% में सामान बिकेगा। सिंपल सी बात है ना। x रुपए में पेन को खरीद के लाया, 5% लाभ लिया, मतलब x रुपया में 5% का इंक्रीज कर दिया, तो सामान बिकेगा x का 105% पे। x रुपए में सामान खरीद के लाया, 5% का कमी कर दिया, तो सामान बिकेगा x का 95% में। ये x अपने आप में 100% है। ये देखो x अपने आप में क्या है, खुद का 100% है। ये देखो खुद का 100% है। 5% बढ़ा के बेचा हूं तो x का 105%, 5% कम करके बेचा तो x का 95%। पैसा ज्यादा कहां मिलेगा, यहां पे पैसा ज्यादा मिलेगा, मतलब ये वाला पैसा ज्यादा मिल रहा है। कितना, 15 रुपया ज्यादा मिल रहा है। किससे, ये वाले से, मतलब दोनों का अंतर कितना, 15। मतलब यहां पे अगर 100 रुपया मिलता है आपको तो यहां पे 115 मिलेगा, यहां पे 200 रुपया मिलता है तो यहां 215 मिलेगा, मतलब यहां पे 15 रुपया अधिक ये वाले से, तो दोनों का अंतर कितना, 15। तो 105 में से 95 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 10 आ जाएगा। 10x बटा 100 बराबर 15। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 150। तो आप देख सकते हैं 150 रुपये आ जाएगा, आसानी से बता पाओगे। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो। लाभ का मतलब वृद्धि क्रय मूल्य पर, हानि का मतलब क्रय मूल्य पर कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, 91 और 183 को विभाजित करे ताकि प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान रहे। बोल क्या रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 43, मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 43 को भाग देंगे आप, 91 को भाग देंगे आप और 183 को भाग देंगे आप, तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल बचेगा वो समान बचना चाहिए, ये बोल रहा है। प्रश्न का मीनिंग क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतानी है जिससे 43 को भाग देंगे, 91 को भाग देंगे और 183 को भाग देंगे, तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा तीनों दशा में वो शेषफल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एचसीएफ का प्रश्न है। अब मान लो आपको नहीं पता, एचसीएफ का कंसेप्ट नहीं पता और ये प्रश्न आ गया, तो ऑप्शन से सॉल्व कर लेना। ऑप्शन से सॉल्व कैसे करेंगे, 4 से भाग दीजिए 43 को, 4 दहम 40, कितना आया 3। 4 से भाग दीजिए 91 को, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना आया 3।
4 से भाग दीजिए 183 को, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, कितना आ गया 3। ये देखिए 4 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 3 और 3 आ रहा है। 7 से 9 से और 13 से भाग देके देखिए, प्रत्येक दशा में जहां पे समान शेषफल आता है, 4 पे समान शेषफल आ चुका है, तो 4 को टिक मत कर देना। हो सकता है 7 में भी समान शेषफल आ जाए, आएगा नहीं, मेरे को तो आंसर याद है कि 4 ही होगा इसका आंसर, लेकिन आपको थोड़ी याद है। हो सकता है 7 से भाग देने पर भी प्रत्येक दशा में समान शेषफल आए, तो 7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बोला है। तो ऐसा प्रश्न मान लो एग्जाम में आपसे नहीं बनता है तो ऑप्शन से चेक कर लेना, प्रश्न को छोड़ के मत आना। निकालने का तरीका क्या है प्रोसीजर से, तो आपको क्या करना होता है ऐसे प्रश्नों में, आपको तीनों को एक दूसरे से माइनस करना होता है। ये देखो 91 से 43 को माइनस किया, 183 से 91 को माइनस किया और 183 से 43 को माइनस किया, कितना आया 88, सॉरी कितना आएगा 48। यहां पे कितना आएगा देखिए 92 और यहां पे कितना आएगा 140। इन तीनों का HCF निकालोगे, वही आपका फाइनल आंसर होगा, इन तीनों का HCF। अब HCF निकालने का अलग अलग तरीका होता है, एक होता है गुणनखंड विधि और एक होता है विभाजन विधि। विभाजन विधि में क्या करते हैं, किन्हीं भी दो संख्याओं का पहले निकालते हैं HCF। तो 48 से 92 को भाग दिया, इन दोनों का निकाल रहा हूं मैं, 48 से कम 48 कितना बचा 44, 44 से 48 को भाग दिया, 44 से कम 44 कितना बचा 4, 4 से 44 को भाग दिया, 11 बार में खत्म हो जाएगा, सीधे लिख रहा हूं। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देंगे, शेषफल से भाजक को भाग, शेषफल से भाजक को भाग, जहां पे शेषफल 0 आएगा उसका भाजक होता है HCF। इन दोनों का HCF आया 4 और 4 के साथ में 140 का निकालूंगा, तो 4 से 140 को भाग दूंगा, 4 त्रिका 12, 4 पंचे 20। ये देखिए पहले बार में ही आ गया शेषफल 0, तो HCF कितना आ गया 4। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ये 4 इन तीनों को तो पूर्णतः विभाजित करेगा, क्योंकि HCF जो होता है वो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। जिन संख्याओं का HCF निकाले हैं उनको तो पूर्णतः विभाजित करेगा, लेकिन इन तीनों में प्रत्येक दशा में समान शेषफल छोड़ेगा। ऑप्शन से भी आपने चेक किया था, ये देखिए 3 3 और 3। तो अगर आपने HCF का चैप्टर पढ़ा है, एलसीएम और HCF, लॉसो और मोसो, ये अगर आपने पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा। नहीं पढ़ा है तो ऑप्शन से सॉल्व कर लेना, छोड़ के मत आना। देखिए बोल क्या रहा है, 40 संख्याओं का औसत 71 है। यदि संख्या 100 को 140 से प्रतिस्थापित किया जाता है तो औसत में वृद्धि कितनी होगी। 40 संख्याओं का औसत 71 है, तो 40 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा निकाल लो। ये देखिए 2840 हो जाएगा। 40 संख्याओं का औसत 71 है, तो 40 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2840, निकाल पाएंगे ना। इसका मतलब यह हुआ कि 40 संख्याओं को जब मैं जोड़ा तो मेरे को कितना मिला है 2840। यही तो बोल रहा है। 40 संख्याओं का औसत 71 है, यहां से आप योग तो बता सकते हैं। 40 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2840। इसका मतलब मैं 40 संख्याओं को जोड़ा तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 2840 आ रहा है। इन 40 संख्याओं में एक संख्या 100 थी। 40 संख्याओं को जब मैं जोड़ा तो 2840 आया। उन 40 संख्याओं में एक संख्या 100 थी, इस 100 को हटाना है और इसके प्लेस पे क्या लेके आना है 140 लेके आना है। तो सिंपल सी बात है, जब मैं इन 40 संख्याओं को जोड़ा जिसमें 100 भी था तो योग आया 2840। इस 100 को निकालना है और इसके प्लेस पे 140 लाना है। इसका मतलब अगर मैं नया योग लिखूंगा तो नया योग कितना बढ़ जाएगा 40 बढ़ जाएगा। तो नया योग कितना आ जाएगा 2880 आ जाएगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। अगर मैं 100 को निकाल के 140 को लाऊंगा तो योग में क्या परिवर्तन होगा 40 बढ़ जाएगा। मैं बोला आपके पास एक निश्चित अमाउंट है, इसमें से आपने क्या किया 100 रुपए खर्चा किया और 140 रुपए कहीं और से जुगाड़ कर लिए। 100 खर्चा किए 140 जुगाड़ किए तो 40 रुपए का वृद्धि हो गया। उसी प्रकार योग में 40 का वृद्धि हो गया। तो नया योग 2880 कितनी संख्याओं का 40 का ही, क्योंकि एक निकाले तो एक लेके भी आए, तो औसत कितना हो जाएगा 2880 बटा 40।
ये देखिए 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, तो नया औसत कितना 72। तो पुराना औसत कितना है 71, नया औसत 72, कितने का वृद्धि हो गया 1 का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 1 का वृद्धि। तो औसत से योग निकालना इंपॉर्टेंट है। देखिए बोल क्या रहा है, 6072 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए 6072। तो आपको पता है भाग विधि से वर्गमूल निकालना पड़ेगा, और बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है ये भाग विधि से वर्गमूल निकालना। तो अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं भाग विधि से वर्गमूल। तो जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ा कोशिश करना, 9th के बुक में आपको मिलेगा ये। इकाई के अंक से 2-2 का जोड़ा बनाते हैं, इकाई के अंक से 2-2 का जोड़ा, तो 72 का जोड़ा और 60 का जोड़ा। अब 60 को सिंप्लीफाई करने के लिए केवल आप इन वर्गों का यूज कर सकते हैं। ये देखिए 60 को सिंप्लीफाई करने के लिए केवल आप इन वर्गों का यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा पेयर उठाऊंगा जो 60 हो या 60 से छोटा। तो आप बोलेंगे 7 सत्ते 49 उठाओ सर, क्योंकि 8 अट्ठे 64 60 से बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा 7 सत्ते 49 को उठा लिया, 10 में 9 गया 1, 5 में 4 गया 1, यहां से 72 को ले आया। ऊपर जो 7 लिखे इसको नीचे लिख के जोड़ना पड़ता है। अब 72 को नीचे लाऊंगा, एक बार में पूरा पूरा एक पेयर नीचे आएगा, और इस 7 को नीचे लाके जोड़ूंगा तो 7 और 7 कितना हो गया 14। एक बात समझना बहुत आसान है, 6072 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि 14 के आगे ऐसा कोई अंक नहीं है जिसको लगा के उसी से गुणा करने पर 1172 आएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि शेषफल अगर 0 हुआ मतलब 6072 पूर्ण वर्ग हो जाएगा। शेषफल अगर 0 हुआ मतलब 6072 क्या होगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। जबकि 6072 को पूर्ण वर्ग बनाना है, इसका मतलब 6072 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब 14 के आगे ऐसा कोई सा अंक नहीं लगेगा जिसको लगा के उसी से गुणा करने पर 1172 आ जाए, लगेगा ही नहीं। तो आप मैक्सिमम कितना लगा सकते हो सोचो। तो मैक्सिमम लगाने के लिए आप 14 से क्या करोगे 117 को भाग दोगे, 14 8 112 होता है। तो मैक्सिमम 8 लगा के 8 से गुणा करके देखो कितना आ रहा है, 8 अठे 64, 8 चौको 32 और 6 38, 8 एकम 8 और 3 11, ये तो और ज्यादा आ रहा है। तो 7 लगा के 7 से गुणा कर दो, तो 7 सत्ते 49 मतलब 9, 7 चौको 28, 28 4 32 मतलब 2, 7 एकम 7 और 3 10, 1029। 14 के आगे ऐसा कोई अंक बना ही नहीं जिसको लगा के उसी से गुणा करने पर 1172 आए। तो 1172 से जस्ट बड़ा सोचो और 1172 से जस्ट छोटा। तो 14 से 117 को भाग दिया, 8 बार जा रहा है, 14 8 112। 8 लगा के 8 से गुणा किया तो 1184 आया, 7 लगा के 7 से गुणा किया, 7 सत्ते 49, 7 चौको 28 4 32, 7 एकम 7 3 10। मतलब या तो यहां पे 1184 हो जाए तो शेषफल 0 आएगा, या तो यहां पे 1029 हो जाए तो शेषफल 0 आएगा। क्योंकि यहां पे 1184 आएगा तो 14 के आगे 8 लगा के 8 से गुणा कर दूंगा। यहां पे 1029 हो जाए तो 14 के आगे 7 लगा के 7 से गुणा कर दूंगा। चूंकि मेरे को बोला है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो यहां पे क्या बनाऊंगा मैं 1184, 1184, और 1172 को 1184 बनाने के लिए मेरे को कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 12 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 12। समझ आ रहा है, 12 मेरे को जोड़ना पड़ेगा। समझ आया। तो या तो यहां पे आप क्या करेंगे, या तो यहां पे आप 1184 बनाएंगे, या तो यहां पे आप 1029 बनाएंगे। चूंकि जोड़ने बोला है, जोड़ने बोला है, तो यहां पे क्या बनाइए 1184 बनाने के लिए 12 जोड़ेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 12। घटाने बोलता तो यहां पे 1029 बनाते, तो क्या घटाना पड़ता सोच सकते हैं। तो जिनको भाग विधि पता है वो इस प्रश्न को समझ पाए होंगे, जिनको भाग विधि नहीं पता है थोड़ा सा दिक्कत होगा उनके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। 4800 को पी क्यू और आर में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो 4800 को पी क्यू आर में बांट रहे हैं, मतलब पी क्यू आर तीनों का टोटल तो 4800 होगा। पी का हिस्सा देखिए, पी का जो हिस्सा है वो क्यू और आर के संयुक्त हिस्से का 5/11 है। पी और आर
सॉरी P का हिस्सा जो है Q और R के संयुक्त हिस्से का 5/11 है। Q का जो हिस्सा है, ये देखिए Q का जो हिस्सा है वो R और P, ये देखिए R और P के संयुक्त हिस्से का 3/13 है, ऐसा बोल रहा है। 4800 रुपए को PQR में बांटा है, मतलब तीनों का योग हो गया 4800। अब बोल क्या रहा है, P का जो हिस्सा है वो Q और R के संयुक्त हिस्से का 5/11 है, Q का जो हिस्सा है R और P के संयुक्त हिस्से का 3/13 है। तो R का हिस्सा पूछा है क्या होगा। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना आपका काम है। ये क्या पूछा है, R का हिस्सा पूछा है, तो सोचो R का हिस्सा कैसे निकालेंगे। आप बहुत सारे तरीके हैं निकालने के। Q प्लस R का वैल्यू 11P/5 यहां पुट कर दो, तो Q प्लस R का वैल्यू P के पद में पुट करोगे तो P मिल जाएगा। समझ आ रहा है। R प्लस P का वैल्यू यहां पे पुट कर दो Q के पद में, तो Q मिल जाएगा। Q मिल गया, P मिल गया, तो R भी मिल जाएगा। तो ये प्रश्न आप लोग कर लेंगे। इक्वेशन मैंने बना दिया है। देखिए Q प्लस R का वैल्यू, बहुत सारे तरीके हैं। Q प्लस R का वैल्यू कितना निकलेगा, तो Q प्लस R का वैल्यू 11P/5 मिलेगा। अब Q प्लस R यहां पुट कर दो तो क्या मिल जाएगा, P मिल जाएगा। ये देखिए Q प्लस R पुट कर दो तो P प्लस 11P/5 इक्वल टू 4800। तो यहां कितना हो जाएगा, 5P और 11P 16P/5 बराबर 4800। तो 16 से कट कर दो 300, तो P का वैल्यू कितना आ गया, 1500 आ गया। ये देखो। उसी प्रकार यहां से R प्लस P का वैल्यू निकालो, तो R प्लस P कितना निकलेगा, 13Q/3। तो अब R प्लस P का वैल्यू पुट करो, 13Q/3। ये देखो 13Q/3 प्लस Q बराबर 4800। तो 13 और 3 16Q/3 बराबर 4800। तो 16 से कट कर दो 300, तो Q कितना मिल गया, 900। Q 900 और P 1500। तो 15 और 9 2400 हो गया। तो बचा कितना है, 2400। तो 2400 हो जाएगा किसका वैल्यू, R का। P मिल गया आपको 1500, Q 900, तो 2400 हो गया। तो 4800 में 2400 गया तो बचा कितना, 2400। अनुपात से भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। मैंने क्या किया है देख लीजिए एक बार और। PQR में 4800 रुपए को बांटा हूं। P को कितना मिला, Q और R के संयुक्त हिस्से का 5/11। Q को कितना मिला, R और P के संयुक्त हिस्से का 3/13। तो यहां से Q प्लस R कितना आएगा, 11P/5 रख दिया। ये देखिए Q प्लस R 11P/5 आएगा। तो Q प्लस R 11P/5 रखा, तो यहां से P आ गया। अब यहां से देखो R प्लस P कितना आएगा, 13Q/3। 13Q/3। तो R प्लस P कितना रखा, 13Q/3। अब दोनों को जोड़ दिया तो Q मिल गया 900, Q और P मिल गया, तो R मिल जाएगा 2400। ये अच्छा प्रश्न है, लेकिन बेसिक कैलकुलेशन पे आधारित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। दो ट्रेन X और Y क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से A से B तक यात्रा करती हैं। ये देखिए ऐसा कुछ बोल रहा है, A से B तक X की गति कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और Y की गति कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। X यात्रा के लिए Y से 1 घंटा अधिक लेती है। अब चाल कम है, दूरी कितना है, मान लो X किलोमीटर। दूरी कितना है, X किलोमीटर। किलोमीटर में ही पूछा है, तो दूरी मान लिया X किलोमीटर। आपको मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूं, अधिक और कम बोलने का मतलब अंतर आपको देकर रखा है। बोल रहा है X यात्रा के लिए Y से 1 घंटा अधिक लेती है, मतलब X और Y की अगर बात करें, Y 2 घंटा ले रहा है तो X 3 घंटा, Y 4 घंटा तो X 5 घंटा, Y 10 घंटा तो X कितना घंटा ले रहा है, 11 घंटा। मतलब इस यात्रा को करने में Y 2 घंटा तो X 3 घंटा, Y 4 तो X 5, Y 10 तो X 11। मतलब समय का अंतर कितना है, 1 घंटा। समय का अंतर कितना है, 1 घंटा है। अब समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो बात करें समय ज्यादा किसको लग रहा है, X को, तो अंतर हमेशा बड़ा माइनस छोटा। तो X को कितना समय लगेगा, तो समय होता है दूरी बटा चाल, तो X बटा 80। Y को कितना समय लगेगा, X बटा 90। दोनों का अंतर कितना है, 1। निकाल दो यहां से।
90x माइनस 80x कितना हो जाएगा, ऊपर में 10x, नीचे में 80 गुणा 90 बराबर 1, 0 से 0 कैंसिल, तो x का वैल्यू 720 किलोमीटर ऑप्शन मिलेगा ही। अधिक और कम मतलब अंतर, समय का अंतर, ब्याज का अंतर, विक्रय मूल्य का अंतर। जहां भी मैथ्स में एकदम फंडामेंटल पढ़ना है आपको, ट्रिक पढ़ने से पूरा का पूरा मैथ्स खराब होता है। फंडामेंटल में चलिए, आसानी से प्रश्न बनेगा आपसे। ABC एक कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन B और C द्वारा सहायता प्रदान की जाती है तो A उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। ऑल्टरनेट डेज वाला प्रश्न है, समय और कार्य का। बोल क्या रहा है, प्रत्येक तीसरे दिन B और C जो है A की सहायता करते हैं। मतलब पहले दिन कौन काम किया है, A, दूसरे दिन वापस से कौन काम किया, A, लेकिन तीसरे दिन A की सहायता किए हैं B और C। चौथे दिन कौन काम किया, A, पांचवें दिन कौन काम किया, A, और छठवें दिन A, B और C। ये देखिए ऐसा कुछ सीक्वेंस चल रहा है। प्रत्येक तीसरे दिन A की सहायता B और C करते हैं, यही बोला है, प्रत्येक तीसरे दिन। तो आप देखिए 3 दिनों के बाद काम का रिपीटेशन चल रहा है। 3 दिनों के बाद काम का रिपीटेशन चल रहा है। पहले दिन A काम किया, दूसरे दिन A, तीसरे दिन ABC, चौथे दिन A, पांचवें दिन A, छठवें दिन ABC। तो प्रत्येक तीसरे दिन के बाद काम का रिपीटेशन चल रहा है। तो आप क्या करिए, 3 दिन का काम निकाल लीजिए कि 3 दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो A पहले दिन कितना काम करेगा, एक काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 करेगा। दूसरे दिन A कितना काम करेगा, 1/20। तीसरे दिन A कितना करेगा, 1/20, B कितना 1/30 और C कितना 1/60। मतलब 3 दिनों में टोटल इतना काम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जितने दिनों के बाद रिपीटेशन स्टार्ट होता है उतने दिन का काम निकाल दीजिए। तो 3 दिन में कितना काम होगा, पहले दिन A इतना काम किया, भाई एक काम को 20 दिन में, ये देखिए A जो है एक काम को 20 दिन में खत्म करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 1/20 काम करेगा। ये A का काम पहले दिन का, B का काम A का काम दूसरे दिन का, तीनों का काम तीसरे दिन का। सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम कितना आएगा, 20, 30 और 60 का 60 आ जाएगा। 3 आ गया, यहां 3 आ गया, 3, 2 और 1। कितना काम करेंगे 3 दिन में, कितना हो गया देखिए, 3 3 6 9 11 12, 12/60 मतलब 1/5। 3 दिन में 1/5 काम होगा। 3 दिन में 1/5, ये देखिए 3 दिन में 1/5, फिर अगले दिन 3 दिन 1/5, समझ आ रहा है। फिर अगले 3 दिन 1/5, फिर अगले 3 दिन 1/5, फिर अगले 3 दिन 1/5। ये देखिए 5/5 मतलब एक काम खत्म। कितना समय लगा, 3 दिन, अगला 3 दिन, अगला 3 दिन, अगला 3 दिन, अगला 3 दिन। एक काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन। समझ आ रहा है, एक काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन। तो अल्टरनेट डेज के प्रश्नों को करने का और भी तरीका होता है, एलसीएम मेथड भी यूज करते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा बेसिक बताना पड़ेगा। तो यहां पे आप ये समझिए 3 दिन में कितना काम हुआ, 1/5 मतलब एक पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 15 दिन में खत्म हो जाएगा। तो समय और कार्य का प्रश्न है ये। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। किसी वर्ग का परिमाप दिया है। अब वर्ग क्या होता है तो आपको पता है, वर्ग जो है ये चतुर्भुज का एक प्रकार है, लेकिन इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर और 4 कोण 90 डिग्री के होते हैं। और किसी आयत की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। आसान सा प्रश्न है। वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो आपको इसका परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई दिया है, ये आयत है, लंबाई को बोल दिया मैं L, चौड़ाई कितना दिया है 7। इसका परिमाप बता सकते हैं आप, तो परिमाप क्या हो जाएगा, 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, ये हो जाएगा परिमाप। 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई, दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दो। ये 36 और 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई बराबर हैं।
तो यहां से 2 से काट दो, कितना आ गया 18, 18 में से 7 को माइनस कर दो तो लंबाई कितना मिल गया 11, लंबाई 11 और चौड़ाई 7, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 11 × 7। एकदम आसानी से बना सकते हैं, एक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। 77 परिमाप दोनों का बराबर कर दिए, इसका परिमाप 36, इसका परिमाप 2 × लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई मिल गया 11, लंबाई 11 मिल गया, चौड़ाई 7 है, तो क्षेत्रफल कितना 77। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की 2 शेष भुजाएं हैं। तो बोल क्या रहा है, समकोण त्रिभुज बोला है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका आधार दे दिया है 24, तो इसको बोल दिया मैं 24, ये बोल दिया मैं A, ये बोल दिया B, ये दोनों भुजाएं पूछा है। अब बोल क्या रहा है, परिमाप, परिमाप मतलब बाहर का माप, तो A + B + 24 बराबर कितना 60, तो यहां से A + B बराबर कितना आ गया 60 - 24, तो यहां से A + B कितना आ जाएगा 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3, 36 आ जाएगा। A + B आ गया 36। ऑप्शन से चेक करेंगे तो दोनों को जोड़ने पर 36, दोनों को जोड़ने पर 36, मतलब चारों ऑप्शन में जोड़ने पर 36 आ रहा है, तो कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। अब एक खास बात और क्या है, तो आपको पता है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है, पाइथागोरस प्रमेय यूज होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां से क्या मिल जाएगा, देखिए तो यहां से मिल जाएगा आपको b² = a², 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, a² + 576। अब क्या किया जाए, देखिए तो अब क्या किया जाए, तो यहां से b² - a² बराबर कितना मिल गया 576। एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है, b² - a² बराबर कितना 576, ये मिल गया। अब इन दोनों समीकरण को सिंप्लीफाई करना है आपको, इन दोनों समीकरण को सिंप्लीफाई करके आपको बताना क्या है a और b का मान। तो मेन टास्क आपके पास यही है कि आप इन दोनों समीकरण को सॉल्व करो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि वर्ग समीकरण बना दिया जाए, तो वर्ग समीकरण बनाने के फेवर में मैं नहीं हूं अभी, क्योंकि लेंदी हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि a का मान 36 - b पुट कर दो सर, तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कुछ और सोचिए जहां से आंसर आ पाए। तो a² - b², इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, b + a × b - a बराबर 576, और b + a का मान 36 है, तो 36 × b - a बराबर 576, तो b - a मिल जाएगा यहां से 576/36, भाग दीजिए कटेगा, ये 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 दूनी 6, ये 12, 12 से कटेगा, 12 एकम 12, 12 छक 72, तो b - a बराबर कितना आ गया 16, समीकरण नंबर 2 अब बन जाएगा। देखिए अब आपको पता है b + a बराबर कितना 36 और b - a बराबर कितना 16, दो समीकरण, ये देखिए b + a और b - a, ये दो पता है आपको, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां से b और b 2b कितना आ जाएगा 52, तो b कितना आ गया, b आ गया 26, और b आ गया 26, तो a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 36 - 26 10, तो 10 और 26, ये देखिए। तो वर्ग समीकरण अगर बनाएंगे तो लेंदी हो जाएगा। आपने दिमाग लगाया कि सर b² - a² बराबर 576, तो ये फॉर्मूला b + a b - a, और b + a या a + b, 36 दिया है तो b - a मिल गया 16 और b + a मिल गया 36, तो b + a पता है 36, b - a 16, तो b मिल गया और a मिल गया आपको। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। तो घन की भुजा की लंबाई बहुत आसान है। एक घन का जो आयतन है, तो घन का आयतन पता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, तो तीनों बराबर होगा a × a × a। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये दोनों आयतन क्या है, बराबर है। तो घन की भुजा निकालना है,
तो a क्यूब कितना मिल जाएगा, 9 छिका 54, 54 इंटू 4, ये तो बहुत आसान है। तो a का वैल्यू घन मूल 216, तो a का वैल्यू कितना आया, 6। तो देख सकते हैं a का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। बहुत आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। ये रहा A, ये रहा O, ये रहा B। एक सरल रेखा मतलब ऐसा हो जाए, ये A, ये O, ये B, ऐसा हो जाए, मतलब इसको ऐसा होना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये दिया है आपको 2x माइनस 50, ये दिया है 2x प्लस 30। तो x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। जैसे ही सरल रेखा होगी, समझेंगे, जैसे ही सरल रेखा होगी, इन दोनों का योग कितना हो जाना चाहिए, 180। इन दोनों का योग कितना कर दीजिए, 180। आसान है ये तो, मतलब ये दोनों कोण मिलके 180 बन गए। इसका मतलब AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। तो यहां से निकालिए, 2 और 2 कितना हो गया, 4, माइनस 50 प्लस 30 कितना हुआ, माइनस 20। तो 4x बराबर कितना आ गया, 200। तो x का वैल्यू कितना, 50। x का मान अगर 50 हो गया तो ये सरल रेखा हो जाएगी। ट्राई कर सकते हैं, x का मान 50 रखो तो ये कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100 माइनस 50, 50 दूनी 100 और 30, 130। ये देखो दोनों को जोड़ूंगा, सरल रेखा बन जाएगी। तो AOB को एक सरल रेखा होना था, तो AOB को एक सरल रेखा होने के लिए आपको यह समझना है कि इन दोनों कोणों का योग 180 होना है, तभी तो एक सरल रेखा होगी। तो दोनों कोणों का योग 180, तो x कितना आ गया, तो x आ गया कितना, 50। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 मजदूर एक पानी की टंकी को 12 दिन में बनाकर पूरा कर लेते हैं, तो उसी टंकी को 20 मजदूर कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आपने समय कार्य में ऐसा रिलेशन पढ़ा होगा। ये देखिए, जब भी कंपैरिजन करने वाले प्रश्न आएंगे तो आप सीधे ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे। M1 मतलब काम करने वाले लोगों की संख्या को बता रहा है, D मतलब समय को बता रहा है, और W मतलब काम को। तो 15 मजदूर, M1 का वैल्यू 15, D1 का वैल्यू 12, काम कितना है 1, M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, D2 आपसे पूछ रहा है, W2 एक ही है, तो D2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 इंटू 12 बटा 20। 5 त्रिका 15, 5 चौको 20, 4 त्रिका 12, कितना आ जाएगा 9। तो आंसर कितना हो जाएगा, 9 दिन में। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि मैथ्स में पूछे गए हैं सीजी टेट के एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बचे हैं। तो जब तक अभी टेट का एग्जाम होना है, जब तक ऐसे ही मैं डेली मैथ्स के क्वेश्चन लेके आता रहूंगा। इन प्रश्नों को अगर आप कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई वीडियो छूटे ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।